नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल में पाठ 3 आर्द्रता और मेघ इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 3 आर्द्रता एवं मेघ, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया? सही जोड़ियां लगाओ एवं श्रृंखला पूर्ण करो। यहाँ पे देखो अ समूह दिया गया, ब समूह दिया गया, क समूह दिया गया, इसका जोड़िया मिलाना है। इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? पहला सीरस, अधिक ऊंचाई पर हिम स्फटिक मेघ। दूसरा क्यूमुलोनिम्बस, आसमान में खड़ा विस्तार, गरजने वाले मेघ। तीसरा निम्बोस्ट्रेटस, कम ऊंचाई पर बूंदाबांदी। चौथा अल्टोक्यूमुलस, मध्यम ऊंचाई पर चलायमान मेघ। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया? कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। उसमें से पहला है वायु की खाली जगह वायु के तापमान पर निर्भर रहती है। इसके उत्तर में आएगा वाष्प धारण क्षमता। वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर रहती है। दूसरे में क्या दिया गया? 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, यह देखकर खाली जगह की गणना की जाती है। इसके उत्तर में आएगा निरपेक्ष आर्द्रता। 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, यह देखकर निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। तीसरे में क्या दिया गया? मरुस्थलीय प्रदेश में खाली जगह कम होने से हवा शुष्क होती है। इसके उत्तर में आएगा सापेक्ष आर्द्रता। मरुस्थलीय प्रदेश में सापेक्ष आर्द्रता कम होने से हवा शुष्क होती है। चौथे में क्या दिया गया? खाली जगह प्रकार के मेघ आंधी का संकेत होता है। इसके उत्तर में आएगा क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस प्रकार का मेघ आंधी का संकेत होता है। पांचवें में क्या दिया गया? खुले वातावरण में वायु में स्थित वाष्प का वातावरण के धूल के कणों के आसपास खाली जगह होता है। इसके उत्तर में आएगा घनीभवन। खुले वातावरण में वायु में स्थित वाष्प का वातावरण के धूल के कणों के आसपास घनीभवन होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? अंतर स्पष्ट करो। उसमें से पहला है आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता और मेघ अर्थ में क्या आएगा? आर्द्रता में वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण प्राप्त नमी को वायु की आर्द्रता कहते हैं। और मेघ का अर्थ क्या आएगा? वातावरण में ऊंचाई पर संघनन के परिणाम स्वरूप निर्मित जलकण और हिमकण वायु में उपस्थित धूल के कणों के आसपास जमा होते हैं। इस जमाव को मेघ कहते हैं। आर्द्रता की दृश्यता में क्या आ जाएगा? वायु की आर्द्रता अदृश्य रूप में होते हैं और मेघ की दृश्यता में क्या आएगा? मेघ दृश्य रूपी में होते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? सापेक्ष आर्द्रता एवं निरपेक्ष आर्द्रता। यहाँ पे देखो कि सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का अर्थ क्या है? एक विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ एक विशिष्ट तापमान पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित वाष्प की ग्राम में मापी गई मात्रा को उस वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100। और निरपेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में नहीं मापी जाती। निरपेक्ष आर्द्रता बराबर जल वाष्प की मात्रा बटे वायु का आयतन। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? क्यूमुलस मेघ एवं क्यूमुलोनिम्बस मेघ। इसमें आएगा क्यूमुलस मेघ और क्यूमुलोनिम्बस मेघ। क्यूमुलस मेघ के अर्थ में क्या आएगा? धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाने वाले अपेक्षाकृत कम ऊर्ध्व विस्तार के मेघों को क्यूमुलस मेघ कहते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस मेघ का अर्थ क्या आएगा? धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अधिक ऊर्ध्व विस्तार के मेघों को क्यूमुलोनिम्बस मेघ कहते हैं। द्योतक में क्या आएगा? क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के द्योतक होते हैं और क्यूमुलोनिम्बस मेघ आंधी तूफान के द्योतक होते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें से पहला है किसी प्रदेश की हवा शुष्क क्यों होती है? इसके उत्तर में आएगा किसी प्रदेश की हवा में वाष्प की मात्रा कम होने के कारण उस प्रदेश की हवा शुष्क होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है? इसके उत्तर में आएगा वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता कहते हैं। इस आर्द्रता का मापन 2 रूपों में किया जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। दूसरा, 1 घन मीटर वायु में जितनी ग्राम वाष्प होती है उसका मापन करके निरपेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। तीसरा, एक विशिष्ट तापमान पर
1 घन मीटर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता ज्ञात की जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता का अनुपात ज्ञात करके सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। और चौथा है सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, घनीभवन हेतु कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। इसके उत्तर में आएगा संघनन हेतु इन कारकों की आवश्यकता होती है। सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना और वायु का औसत बिंदु तापमान पर पहुंचना। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, मेघ से तुम क्या समझते हो, उनके प्रकार लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला अर्थ, धरातल से ऊंचाई पर संघनन के कारण वायु की जलवाष्प जलकणों और हिमकणों में रूपांतरित होती है। ये जलकण और हिमकण वायु में उपस्थित धूल के कणों के आसपास एकत्र होते हैं और इनका जमाव आकार में बड़ा होने लगता है, इसे ही मेघ कहते हैं। दूसरा क्या दिया गया, प्रकार। ऊंचाई के आधार पर मेघ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अधिक ऊंचाई वाले मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और कम ऊंचाई वाले मेघ। तो अधिक ऊंचाई वाले मेघ में क्या आएगा, जिन मेघों की ऊंचाई 7000 से 14000 के बीच होती है उन्हें अधिक ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। सीरस, सीरोट्रेटस और सीरोक्यूमुलस अधिक ऊंचाई वाले मेघ हैं। मध्यम ऊंचाई वाले मेघ, जिन मेघों की ऊंचाई 2000 से 7000 मीटर के बीच होती है उन्हें मध्यम ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। अल्टोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस मध्यम ऊंचाई वाले मेघ हैं। तीसरा है कम ऊंचाई वाले मेघ, जिन मेघों की ऊंचाई 2000 मीटर से कम होती है उन्हें कम ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस कम ऊंचाई वाले मेघ हैं। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, कौन कौन से मेघ वर्षा करते हैं। इसके उत्तर में आएगा निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस प्रकार के मेघ वर्षा करते हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत किससे संबंधित है। इसके उत्तर में आएगा सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत किसी विशिष्ट तापमान की विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता से संबंधित है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, भौगोलिक कारण लिखो। उसमें से पहला है मेघ आसमान में तैरते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, वातावरण में अधिक ऊंचाई पर संघनन के कारण वायु के जलवाष्प से निर्मित सूक्ष्म जलकण तथा हिमकण वायु में उपस्थित धूल के कणों के आसपास जमा होकर मेघ का निर्माण करते हैं। दूसरा, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मेघों में उपस्थित जलकण तथा हिमकण लगभग भारहीन अवस्था में अर्थात बहुत हल्के होते हैं। वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण इन हल्के कणों से बने मेघ आसमान में तैरते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, ऊंचाई के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता का अनुपात बदलता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, सामान्यतः समुद्र सतह पर तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता अधिक होती है। इसके कारण समुद्र सतह की वायु की आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा, सामान्यतः पर्वतीय प्रदेश में अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है। तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम होती है। इसके कारण अधिक ऊंचाई पर वायु की आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता बदलती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, वायु वाष्प संतृप्त हो जाती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, एक विशिष्ट तापमान पर वायु की वाष्प धारण क्षमता और वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा दोनों एक समान हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे स्थिति में वह वायु अतिरिक्त जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार वह वायु वाष्प संतृप्त हो जाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, क्यूमुलस मेघों का परिवर्तन क्यूमुलोनिम्बस मेघों में होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच क्यूमुलस मेघों का ऊर्ध्व विस्तार होता है। दूसरा, इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी बढ़ जाता है। ऊर्ध्व विस्तार में वृद्धि के कारण क्यूमुलस मेघों का परिवर्तन क्यूमुलोनिम्बस मेघों में होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पहले में क्या दिया है, वायु का तापमान 30 अंश हो तो उसकी वाष्प धारण क्षमता 30.37 ग्राम प्रति घन मीटर होगी। यदि निरपेक्ष आर्द्रता 18 ग्राम प्रति घन मीटर होगी तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी। तो इसमें आएगा सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100। तो निरपेक्ष आर्द्रता कितना दिया गया, 18 दिया गया, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 18.00 और यहाँ पे 30.37 वाष्प धारण क्षमता हो जाएगी गुणे 100। अब 18.00 में 100 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1800 बटे 30.37। इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 59.26
तो यही आएगा 59.26%। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 घन मीटर वायु में 0 अंश तापमान पर 4.08 ग्राम प्रति घन मीटर वाष्प होगा तो वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कितनी होगी। तो हम यहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला लगाएंगे, वायु में वाष्प की मात्रा बटे वायु का आयतन। तो वाष्प की मात्रा कितना है 4.08 ग्राम और उसका आयतन कितना है 1, तो 1 से भाग दोगे तो वही आ जाएगा 4.08 ग्राम प्रति घन मीटर। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।